स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज। तो आइए देखते हैं और समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन देखने से पहले हम समझते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज है क्या। तो आइए ज़रा समझते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज। सपोज करें आपने सामान गुड्स सोल्ड किया है अपने फ्रेंड को, और आपका जो फ्रेंड है उसका नाम है राहुल, और आपने क्या किया 10,000 रुपीज़ का गुड्स जो है आपने राहुल को सेल कर दिया, सोल्ड कर दिया। अब क्या होगा, हमारे अगर अकाउंटिंग रिकॉर्ड के हिसाब से सेलर और परचेजर के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो जिसने परचेज किया है वो उसकी अमाउंट को पे करेगा। लेकिन अब हुआ क्या कि जो राहुल है उसके पास कैश नहीं है, राहुल के पास कैश नहीं है। तो अब राहुल क्या कहता है कि मेरे पास कोई कैश नहीं है, मैं आपको पेमेंट जो है बाद में कर दूंगा। तो अब आप क्या कहोगे, आप कहोगे राहुल को भाई तू एक काम कर, तू मुझे ना एक पेपर में लिख के दे कि मैं जो पेमेंट 10,000 रुपये की है तेरे को 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जो है वापस लौटा दूंगा। तो इस प्रकार से जो रिटर्न पेपर में जो राहुल उसको कमिटमेंट करता है, इसी को हम बिल ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। यानी कि बिल ऑफ एक्सचेंज क्या हुआ कि जब एक सेलर गुड्स को क्रेडिट पर सेल करता है तो जो बायर है, बायर एक अनकंडीशनल यानी बिना किसी शर्त के एक पेपर यानी जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं, एक पेपर्स पर लिख कर देता है कि मैं जो है, जो सेलर है उसको इतने दिन बाद ये जो पेमेंट है अदा करूँगा, या तो सेलर को खुद को या फिर ये सेलर जिसको कहेगा उसको मैं पे करने के लिए तैयार हूँ। इसी को बिल ऑफ एक्सचेंज हम कहते हैं। तो अब आइए, अब उम्मीद है यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे कि बिल ऑफ एक्सचेंज का मेन कंसेप्ट क्या है। तो अब आते हैं हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? ए बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट, क्या है राइटिंग में, क्या कंटेनिंग एन अनकंडीशनल, बिना किसी कंडीशंस के, शर्त के, साइंड बाय द मेकर, जो उसको बनाता है, साइंड बाय द मेकर, डायरेक्टिंग यानी कि डायरेक्ट करता है क्या कि ए सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन मनी, किसको, ओनली टू और टू द ऑर्डर ऑफ ए सर्टेन पर्सन, या तो जो पे है करना है वो किसको, या तो मुझे या फिर मेरे कहने पर किसी को वो पेमेंट करे। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज। या इसे सिंपल वर्ड में कहें, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक डॉक्यूमेंट है, यूज होता है बिजनेस में जब हम गुड्स को सेल करते हैं, किस पे, क्रेडिट पर। अब जो सेलर है वो रिसीव करता है पेमेंट किससे, डेटर से। डेटर्स कौन है, बायर। कब, एक फ्यूचर डेट पर। तो जो डॉक्यूमेंट्स होता है उसी डॉक्यूमेंट्स को हम बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसके अंदर कितनी पार्टीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है, अगर हमने राहुल का भी एग्जांपल लिया था ये वाला, तो इसके अंदर हम गुड्स को क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। हमने गुड को सोल्ड किया, हम सेल कर रहे हैं, तो हम क्या है, हम ड्रायर हैं। यानी ड्रायर का मतलब हम एक्चुअल में सेलर हैं। तो जो पर्सन बिल लिखता है, जो पर्सन बिल लिखता है उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रावर, यानी कि जो ड्रा करता है, बिल जो लिखता है। यानी कि हमने मटेरियल जो है सेल किया है राहुल को, तो इस केस में हम सेलर हैं, तो हम ही क्या कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं, यानी ड्रार हैं। तो हम क्या करेंगे, बिल लिखेंगे। बिल लिखने पर उसकी कोई अहमियत नहीं है जब तक सेकंड पर्सन क्या है, उस बिल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो जो राहुल है इस केस में ड्राई है, यानी कि वो हमारा डेटर है जिसने गुड्स को खरीदा है। तो वो क्या करेगा, वो एग्री है कि हाँ मैं अमाउंट जो है पे करूँगा, उसके ऊपर क्या करेगा, वो अपने सिग्नेचर करेगा। तो जो यहाँ राहुल होगा वो क्या होगा, ड्राई। अब पे क्या होता है, मैक्सिमम केस में जो जिस पर्सन ने बिल लिखा है, जो राइटर है, जो ड्रॉअर है, वो ही एक्चुअल में बिल की अमाउंट जो है एक्सेप्ट करता है। लेकिन कुछ एक केस में वो क्या करता है, बिल को आगे किसी को अगर इंडोर्स कर सकता है, तो उस केस में जिस व्यक्ति के पास वो बिल है तो उसके ऑर्डर पर वो व्यक्ति भी अमाउंट जो है प्राप्त कर सकता है। तो पेई जो है मैक्सिमम केस में जो ड्रॉअर है वो ही रहता है। उम्मीद है यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा। अब हम बात करते हैं कि जो हम बिल लिखेंगे, बिल के अंदर क्या होता है, कुछ टाइम पीरियड होता है। जैसे कि 1 मंथ दे दिया हमने, या फिर 2 मंथ दे दिया, या 3 मंथ दे दिया, या 15 डेज दे दिया। मतलब कुछ भी पीरियड हो सकता है कि इतने पीरियड्स के बाद जो है वो अमाउंट हमें, जो हमने क्रेडिट सेल किया उसकी अमाउंट हमें रिसीव होगी। अब जो हमारा
नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 है, वो हमें क्या बोलता है कि जो आपकी डेट है उसके अंदर आप 3 डेज जो है ग्रेस पीरियड ऐड करोगे, वो ही उसकी जो है आपकी ड्यू डेट कहलाई जाएगी। यानी कि अब इसका मतलब क्या हुआ कि जितने दिन बाद, मान लो आपने किसी पर्सन को 1 मंथ का टाइम दिया, तो इस 1 मंथ के अंदर एज पर जो इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, नेगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1818, वो कहता है कि आप इसमें 3 डेज का ग्रेस पीरियड भी ऐड कर लो। उसके बाद जो डेट आएगी वो आपकी ड्यू डेट कहलाएगी। यानी कि 3 डेज वो एक्स्ट्रा देता है आपको। तो जो ये 3 डेज है ये हमारे क्या कहलाएंगे यहाँ, डेज ऑफ ग्रेस या फिर ग्रेस पीरियड। अब आइए देखते हैं जरा, द ग्रेस पीरियड रेफर टू द एक्स्ट्रा 3 डेज, एक्स्ट्रा 3 डेज अलाउड टू द ड्राई। ड्राई का मतलब हमारे पहले वाले एग्जांपल में राहुल जिसने हमसे सामान खरीदा था, हमसे गुड्स खरीदा था, तो उसको हम क्या कर रहे हैं, 3 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अगर हमने उसको 1 मंथ का टाइम दिया, 2 मंथ का टाइम दिया, तो उसके अंदर 3 डेज ग्रेस जो है उसको डेज ऐड हो जाएंगे। अब डेज जो हम 3 दे उसको एक्स्ट्रा दे रही हैं, ग्रेस पीरियड दे रही हैं, तो वो एक्चुअल में हम काउंट कब करेंगे, तो ये भी हमारे एग्ज़ाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस कंसेप्ट को भी हमें समझने की बहुत ज़रूरत है, तो इसको ज़रा ध्यान से समझे। डेज ऑफ ग्रेस, हमने बताया कि जो हमारी मेजॉरिटी डेट है वो क्या होगी, जब हम 3 डेज के अंदर उस ग्रेस पीरियड को ऐड करेंगे, तो जो हमारी ड्यू डेट आएगी उस डेट को ही हम उस बिल्स की ड्यू डेट मानेंगे। अब ये ड्यू डेट कैसे निकाली जाएगी, जितने का हमने टाइम पीरियड दिया, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ प्लस 3 डेज एक्स्ट्रा, तो जो हमारी मेजॉरिटी डेट निकल के आई वो डेट हमारे बिल की एक्चुअल ड्यू डेट मानी जाएगी। अब इसको कैसे निकालेंगे, तो आइए अब देखते हैं। सबसे पहला, अगर हमें क्वेश्चन के अंदर केवल और केवल मंथ दिए होते हैं, मान लो हमने उसको 2 मंथ का टाइम दिया, 3 मंथ का टाइम दिया, 1 मंथ का टाइम दिया, तो हमें उस केस में क्या करने हैं, हमें उस केस में डेज नहीं कैलकुलेट करने, आपने मंथ टू मंथ ही चलना है। जैसे मान लो अगर 2 मंथ दिया हुआ है तो 2 मंथ के बाद जो 3 डेज उसको हम ऐड कर देंगे। अब देखते हैं इस सिंपल क्वेश्चन से, जिससे आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा। अब क्या हुआ, एक बिल ड्रा किया गया, कब, 5 मई को। 5 मई को एक बिल ड्रा किया गया, कितने मंथ का पीरियड हमने उसको अलाउ किया पेमेंट के लिए, 3 मंथ का। अब आपने क्या करना है, जो मई है इसके अंदर 3 मंथ ऐड कर दो, 3 मंथ ऐड कर दो। तो जब हम 3 मंथ ऐड करते हैं तो हमारा जो मंथ निकल के आता है वो मंथ निकल के आता है अगस्त। कौन सा निकल के आता है, अगस्त। तो अब हमारा 3 मंथ ऐड करने के बाद अगस्त पीरियड जो है मंथ निकल कर आता है। अब हमारी जो बिल ड्रा किया था कब, 5 को, तब आपने इस 5 अगस्त में 3 डेज जो है ग्रेस पीरियड ऐड कर देना है। जब इसके अंदर हम ग्रेस पीरियड ऐड करते हैं तो जो हमारी एक्चुअल डेट निकल के आएगी वो आएगी 8 अगस्त 2025। तो जो ये हमारी डेट है ये हमारी मेजॉरिटी डेट मानी जाएगी। अगर हमें क्वेश्चन के अंदर मंथ दिए हुए हैं 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो जो हमारी बिल की ड्रा की डेट है उसके अंदर मंथ ऐड करेंगे। अगर डेट है उसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी डेट है उसमें 3 डेट ऐड करेंगे। तो जैसे ही डेट ऐड करेंगे वो डेज के बाद जो हमारी डेट निकल के आएगी वो हमारी मेजॉरिटी डेट कहलाई जाएगी। ध्यान रखना है, जब हमें मंथ में दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर, अगर हमें डेज में दिया हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, अगर हमें डेज के अंदर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है डेज के अंदर, मेजॉरिटी डेट, तो उस केस में आपने क्या करना है, सबसे पहले हम देखेंगे कि हमें कितने डेज का जो है पीरियड दिया गया। अगर मान लेते हैं हमने बायर्स को इस क्वेश्चन के हिसाब से 65 डेज का पीरियड अलाउ किया हुआ कि आप जो है 65 डेज के बाद हमें पेमेंट कर सकते हैं, यानी 65 डेज के अंदर हमने उसको पीरियड अलाउ किया हुआ है। तो अब इस क्वेश्चन में मंथ नहीं दिया हुआ, तो अब यहाँ आप क्या करोगे,
तो अब यहाँ डेज के हिसाब से आप कैलकुलेट करोगे। अगर यहाँ मंथ दिए होते तो सीधा ही मंथ ऐड करते +3 डेज कर देते। अब यहाँ हमें डेज दिया हुआ है, तो जो अब हमारी मेजॉरिटी डेट आएगी बिल की, उसके लिए आपने डेज को ही कैलकुलेट करना है। लेकिन अब ध्यान रखना है, जिस डेट को हमने बिल ड्रा किया है उस डे को हम इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि उसको एक्सक्लूड करेंगे और उसके बाद जो डेज आएंगे उसको जोड़कर +3 डेज जो है हम ग्रेस पीरियड ऐड कर देंगे। तो जो हमारा पीरियड आएगा वो हमारा मेजॉरिटी डेट। कैसे, अब इस क्वेश्चन से समझते हैं, इससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएगी। अब क्या हुआ, एक बिल हमने ड्रा किया, कब, 5th जून को हमने एक बिल ड्रा किया 25 में, और जो पेबल है कब पे होगा, 65 डेज के बाद। अब हमें पूछा गया है कि उसकी मेजॉरिटी डेट क्या होगी। तो अब हमें इस क्वेश्चन में मंथ नहीं दिया हुआ, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो ये डे दी हुआ है 5th डे को, यानी कि 5th जो जून है, इसको हम क्या करेंगे, एक्सक्लूड करेंगे, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। अब हम जून में 30 डेज होते हैं, तो हम 5 तक जो है उसको एक्सक्लूड कर देंगे, 5 को हमें वैसे ही एक्सक्लूड करना है। तो टोटल कितने दिन हो गए जून के, हमारे पास जून के जो डे हो गए वो हो गए 25 डेज। उसके बाद जुलाई के कितने डेज हो गए, जुलाई के हमारे पास हो गए 31 डेज। अब हमारे पास टोटल डेज कितने हो गए, यहाँ पर अगर हम डेज देखते हैं तो यहाँ पर जो हमारे डेज निकल के आए वो हो गए 56 डेज। अभी हमें 9 डेज और चाहिए, यानी कि अगस्त के हम कितने डेज ले सकते हैं, 9 जो है, 9 डेज अब हम अगस्त के ले सकते हैं। अब हमने क्या किया, जिस डे को हमने बिल लिखा उसको छोड़ देंगे, 25 डेज हमारे जून के हो गए, 31 डेज जो हमारे जुलाई के हो गए, अगस्त के 9 हो गए। अब इसके अंदर +3 डेज जो है हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। क्या जी, ग्रेस पीरियड, जो हमारी एग्जैक्ट डेट निकल के आएगी। क्या 9 में अगर 3 डेज जोड़ देंगे तो हमारी जो डेट निकल के आएगी वो निकल के आएगी 12 अगस्त। तो जो ये 12 अगस्त हमारी डेट है, यही हमारी मेजॉरिटी डेट है, जब हमें डेज के अंदर पीरियड दिया हुआ है। अगर मंथ में दिया होता तो सीधा मंथ को ऐड करते और उसमें 3 डेज ऐड करते। अगर डेज दिया हुआ है तो डेज में ऐड करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है, जिस डे को ट्रांजैक्शन हुई है, जिस डे को बिल ड्रा हुआ है, उस डे को हम ऐड नहीं करेंगे। अब दिमाग में एक क्वेश्चन और आता है कि जो डेट अगर हमारी निकल के आती है, अगर उस दिन कोई हॉलीडे हो तो क्या होगा, उस दिन अगर हॉलीडे हो तो क्या होगा। तो इस कंसेप्ट को भी हम समझते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, जो हमारी मेजॉरिटी डेट निकल के आई है, अगर उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे है, जैसे मान लो 5 जनवरी आ गया है ना, या फिर हमारी मान लो 15 अगस्त आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो यानी कि 26 है तो उससे पहले का, यानी कि प्रीसीडिंग डे, यानी कि 25, तो 25 डे जो होगी वो हमारी मेजॉरिटी डेट होगी। क्या समझ आया। अगर जो हमारी मेजॉरिटी डेट निकलती है, अगर उस दिन कोई नेशनल हॉलीडे है तो हमारी एक्चुअल मेजॉरिटी डेट कौन सी मानी जाएगी, उससे पहले वाली डेट, यानी कि प्रीसीडिंग डे। कैसे, अब सपोज करते हैं, इसी जो हमने पीछे क्वेश्चन देखा था, अगर इसी क्वेश्चन के अंदर 65 की जगह अगर हमारी डेट निकल के आती, सपोज करते हैं कि वो डेट हमारी 15 अगस्त निकल आती। क्या निकल के आती, 15 अगस्त। तो अब क्या होगा, अगर हमारी ग्रेस पीरियड जोड़ने के बाद 15 अगस्त हमारी मेजॉरिटी डेट निकल के आती, तो 15 अगस्त को क्या है, नेशनल हॉलीडे है। तो इस केस में जो पहले की डे होगी, प्रीसीडिंग डे, यानी कि 14 अगस्त ही हमारी मेजॉरिटी डेट समझी जाएगी, ना कि 15 अगस्त। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया ही होगा।
क्या कि अगर कोई नेशनल हॉलीडे है, अगर उस डे को ही हमारा मेजॉरिटी डेट जो है फॉल करती है, तो इन दैट केस आवर मेजॉरिटी डेट विल बी द प्रीसीडिंग बिजनेस डे, यानी कि उससे पहले वाली जो डेट होगी वो ही कंसीडर की जाएगी। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर ऐसा हो सकता है कि उस दिन कोई इमरजेंसी हो, उस दिन हॉलीडे हो जाए इमरजेंसी के कारण, तो उस केस में क्या होगा, वो उस केस में हमारी जो डेट होगी वो जो हमारी मेजॉरिटी डेट निकल कर आती है, तो उससे जो नेक्स्ट डे होगा वो हमारा मेजॉरिटी डेट कंसीडर होगा। कैसे? सपोज करते हैं हमारी जो बिल की जो मेजॉरिटी डेट निकल के आई वो निकल के आई 25 जुलाई, और उस दिन में क्या हुआ, डिक्लेयर कर दिया इमरजेंसी हॉलीडे। तो उस केस में क्या होगा, जो आपकी बिल की ड्यू डेट होगी ना, वो इससे जो नेक्स्ट डेट होगी यानी कि 26 जुलाई, तो वो 26 जुलाई आपकी मेजॉरिटी डेट समझी जाएगी। ड्यू डेट आपकी जो होगी वो 26 जुलाई होगी। अब अभी तक जो हमने समझा, क्या समझा, अगर कोई नेशनल हॉलीडे है, आपको ध्यान रखना है, अगर कोई नेशनल हॉलीडे है ना, तो उस केस में क्या होगा, जो ड्यू डेट है मान लो उससे प्रीसीडिंग डे। अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है, क्या है, अगर कोई इमरजेंसी हॉलीडे है, तो इमरजेंसी हॉलीडे है तो उस केस में जो हमारी नेक्स्ट डेट होगी वो, क्योंकि हमें ये पता थोड़ा ना हो कि उस दिन ऑटोमेटिक इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी, तो पहले तो पॉसिबल है ही नहीं, तो उस केस में क्या हो जाएगी, उसकी जो नेक्स्ट डे होगी वो हमारी ड्यू डेट होगी बिल के केस में। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं हमारे पेपर के पॉइंट्स की तरफ से। इसको हम समझते हैं ड्यू डेट को, क्योंकि ड्यू डेट निकालने हमें आनी चाहिए, अदरवाइज हमारे पेपर में ड्यू डेट गलत होने से हमारे नंबर कट सकते हैं। तो आइए अब देखते हैं इस केस में। अब हमने क्या किया, फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमने 1 जनवरी को हमने एक बिल लिखा, 25 है, ये गलती से 21 लिखा गया है, यानी कि 1 जनवरी 2025 को 4 मंथ का हमने पीरियड जो है उसको अलाउ किया। तो अब हमारी ड्यू डेट निकाली जाए। तो इसमें क्या बताया था हमने, अगर हमें पीरियड मंथ में दिया हुआ है तो जो हमारी बिल ड्रा की डेट है यानी कि 1 जनवरी, इसके अंदर हम 4 मंथ ऐड कर देंगे। 4 मंथ ऐड करने के बाद हमारा मंथ क्या निकल के आएगा, हमारा मंथ निकल के आता है मई 2025। अब बिल कब ड्रा किया, 1 जनवरी को, इसमें 3 डेज जो है ग्रेस के ऐड कर दें, तो हमारी जो ड्यू डेट निकल के आएगी वो क्या आ जाएगी, 4 मई 2025 जो हमारी है ये इसकी मेजॉरिटी डेट या ड्यू डेट निकल कर आती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, 2 मंथ का पीरियड इसको अलाउ किया। अगर हमने 2 मंथ का पीरियड अलाउ किया तो हमने क्या बोला था कि अगर हमें मंथ दिया हुआ है तो इस केस में जो हमारी डेट, बिल की ड्रा की डेट क्या है, 23 नवंबर 2025 है ना। तो इसके अंदर अब हम क्या करेंगे, 2 मंथ ऐड कर देंगे, यानी कि हम 23 को एक बार छोड़ देते हैं, 2 मंथ इसमें ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा, तो इसके अंदर जो हमारा आएगा जनवरी 2026। अब हमारी डेट क्या थी, 23, इसमें 3 डेज हम जो हैं ग्रेस के ऐड कर देंगे, तो जो हमारी डेट निकल के आती है 26 जनवरी 2026। अब क्या होगा, 26 जनवरी को क्या है, नेशनल हॉलीडे है। जब हमारा 26 को नेशनल हॉलीडे है तो इसका जो प्रीसीडिंग डे होगा क्या होगा, 25 जनवरी, तो ये हमारा क्या होगा, ड्यू डेट होगा। तो इस केस में जो हमारी ड्यू डेट होगी वो हमारी 25 जनवरी 2026 होगी।
उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जर्नल एंट्री कैसे की जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।